जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बीए प्रथम वर्ष की संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों का मैं कुमार संतोष महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। इसलिए छात्राओं, आज हम इस वीडियो में परिचर्चा करेंगे हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक सुविख्यात नाटक के संदर्भ में, और उस नाटक का नाम होता है स्वप्नवासवदत्तम। स्वप्नवासवदत्तम नामक नाटक की परिचर्चा करेंगे हम इस वीडियो में आपसे। तो साहित्य के मनुष्यों की परंपरा है, जब भी वो किसी नवीन या नूतन कार्य का शुभारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम उसकी अविघ्न समाप्ति के लिए जो देव स्तुति की जाती है, उसी परंपरा का निर्वहन महाकवि भास, जो कि इस अद्भुत ऐतिहासिक नाटक के प्रणेता हैं, वो करते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह वो श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम के उपासक हैं। तो करते हैं मंगलाचरण के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत। उदयेन वेन्दु सवर्णौ वासवदत्त बलौ बलस्पाम् पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसन्त क्रमौ भुजोपहम्। यानी बलराम की भुजाएं आप सभी पाठकों की, दर्शकों की क्या करें, सदैव रक्षा करें, ऐसी मंगल कामना कर रहे हैं कौन? महाकवि भास अपने इस नाटक के प्रारंभ में। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जान लीजिए सबसे पहले स्वप्नवासवदत्तम नामक, जो कि एक ऐतिहासिक वृतांत पर आधारित नाटक है, महाकवि भास का एक अद्भुत नाटक है। तो इसके प्रणेता कौन है? प्रणेता है इसके महाकवि भास। अब ये प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की अद्भुत प्रतिभा का धनी, जिन्होंने 13 नाटक संस्कृत जगत को धरोहर के रूप में प्रदान किए हैं, वो साहित्य जगत में कब अवतरित हुआ? तो इनका समय ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी माना जाता है। ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी जो भास का समय है, विभिन्न प्रमाणों के आधार पर ये पुष्ट होता है। इनको ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी मानते हैं। अब देखिए, आप जो ये नाटक पढ़ेंगे, श्रृंगार रस से उत्प्रोत नाटक है, जिसमें वत्स, नरेश, उद्यन और वासवदत्ता की प्रणय और परिणय गाथा है। तो इसका जो विभाजन हुआ है वो अंकों में हुआ है, और इसमें अंकों की संख्या है 6 अंक हैं। नामकरण जो किया है महाकवि भास ने, वो एक घटना है जो 5वें अंक में घटित होती है कि स्वप्न में वत्स, नरेश, वासवदत्ता अपनी प्रेमिका, अपनी भार्या वासवदत्ता के दर्शन करते हैं। वासवदत्ता में उनका से मिलन होता है। इसी घटना को आधार बना करके महाकवि भास ने इसका नामकरण किया स्वप्न वासवदत्ता, यानी स्वप्न में वासवदत्ता से मिलना या देखना। क्लियर? अब देखें इस जो अद्भुत नाटक है, इसके नायक कौन है आखिर? तो इसके नायक हैं वत्स, नरेश, उद्यन। बहुत ही दलित श्रेणी का नाटक है, और वासवदत्ता के सबसे प्रेमी है कौन? राजा उद्यन। नायिका इसकी वासवदत्ता है, और विदूषक इसमें वसंतक है। ज्यादा प्रश्न आता रहता है इस विद्यालय की परीक्षाओं में कि स्वप्न वासवदत्तम नामक विदूषक के नाटक, वो विदूषक है, उसका नाम क्या है? तो सनद रहे, विदूषक का नाम है वसंतक। विदूषक जो राजा का प्रेमी होता है, श्रृंगार रस की बातें करता है, और अपने आहार, चेष्टा, भोजन, वस्त्र, खान पान सबसे विचित्र होता है, उसे विदूषक के नाम से जाना जाता है साहित्य जगत में। तो वो इसके विदूषक है कौन? वसंतक। अब देखिए, ये जो नाटक है, इसकी विषय वस्तु है महाकवि भास ने कहां से उठाई? तो पूर्णतः ऐतिहासिक वृत्तांत है, लेकिन ये कथा आपको कथा सरित सागर में भी मिलेगी, ये कथा आपको बृहद कथा के श्लोक संग्रह में भी मिलेगी, और ये कथा आपको बृहद कथा मंजरी में भी मिलेगा। यानी कि यहां से महाकवि भास ने अपने
इस ऐतिहासिक नाटक की विषय वस्तु को उठाया है और अपनी प्रखर लेखनी के माध्यम से एक इसको विशाल रूप में 6 अंकों का एक विशाल नाटक हम सभी साहित्य प्रेमियों के लिए धरोहर के रूप में सौंपे गए हैं। कौन? महाकवि भास। अब देखें भास की शैली कैसी है। प्रश्न ये उठता है, वैसे नाटक के संदर्भ में जितना भी काव्य होता है, काव्य सुनाटकम रम्यम आपने सुना होगा कि जितना भी काव्य होता है, साहित्य होता है, उसमें सबसे ज्यादा रमणीय अगर कोई चीज मानी जाती है तो उसका नाम नाटक होता है। तो आखिर भास की शैली कैसी है जिसके कारण ये नाटक इतना प्रख्यात हुआ? वो शैली सरस शैली के जननायक माने जाते हैं। कौन? महाकवि भास। यानी भास के नाटकों में जो शैली प्रयुक्त हुई है वो काफी सरस है, यानी रस से परिपूर्ण है और सशक्तता, यानी कि वाणी की इतनी सशक्तता है, इतनी सशक्तता है कि इस नाटक को लोकप्रियता में तब्दील कर देती है। प्रभाव उत्पादकता है, यानी कि एक प्रभावशाली वर्णन महाकवि भास की एक अद्भुत विशेषता है। सरलता और स्वाभाविकता, यानी नेचुरलिटी है, नैसर्गिकता है इनके वर्णन में, यानी जैसा दृश्य है उसके अकॉर्डिंग स्वाभाविक वर्णन के कारण इनकी शैली सरस और स्वाभाविक मानी जाती है। अब देखें महाकवि भास की जब चर्चा कर रहे हैं तो उनके कृतित्व के बारे में भी आपको जानकारी होना परम आवश्यक है। यानी महाकवि भास के 13 नाटक साहित्य जगत में सुप्रचलित हैं। उन नाटकों का जो विभाजन हुआ है वो 4 प्रकार से किया है, यानी 4 प्रकार के नाटक है। 13 नाटक है वो 4 भागों में बांट दिए गए। एक तो रामायण पर आधारित, यानी कि जिन नाटकों का उपजीव रामायण को बनाया है वो रामायण महर्षि वाल्मीकि कृत जो आदि काव्य है उसकी विषय वस्तु पर आधारित 2 नाटक हैं, एक अभिषेक नाटकम और एक प्रतिमा नाटकम। सनद रहे तो ये प्रश्न भी आता जाता रहता है, यानी महाकवि भास के नाटकों के नाम लिखिए तो आपको 13 संपूर्ण जो नाटक है उनके नाम लिखने हैं, या यथा कथा ऐसे भी पूछ लेते हैं कि महाकवि भास के रामायण पर आधारित नाटकों के नाम लिखिए तो आपको 2 नाम याद रखने हैं। वो कौन कौन से? अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम। ये रामायण पर आधारित है। साथ इनके महाभारत जो कि साहित्य जगत में पंचम वेद के रूप में विख्यात है और महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास की एक अद्भुत रचना है जिसमें पुरुषार्थ चतुष्टय की पूर्ण प्राप्ति यज्ञ भारतम अर्थात महाभारत के संदर्भ में ये सुप्रचलित है कि जो कुछ भी भारतवर्ष में है वो आपको महाभारत में मिलेगा और जो महाभारत में नहीं है वो आपको इस भारतवर्ष में भी नहीं मिलेगा। तो 7 नाटक हैं, कौन कौन से नाम देख लीजिए आप। बाल चरित्रम, यानी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम वयायु, उरुभंगम। उरुभंगम नाटक एक ऐसा है जिसका अंत दुखांत होता है, जबकि नाटक की विशेषता है कि नाटक का जो अंत है वो भरतवाक के साथ होता है सुखपूर्वक, लेकिन यहाँ ये दुखांत नाटक है अपवाद के रूप में। और एक इनका पंचरात्र। 2 इनके ऐतिहासिक घटना प्रधान नाटक है जिसमें एक होता है प्रतिज्ञा योगनरायण और दूसरा होता है स्वप्न वास्तव दत्तम जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। 2 इनकी कल्पना या कथा पर आधारित है, एक तो दरिद्र चारुदत्तम और एक अभिमारकम। ये इनका हुआ कृतित्व, किनका? महाकवि भास का। अब देखिए स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है 6 अंकों का ये नाटक राजा उद्यन और वासवदत्ता की विचित्र किंतु रोमांचक कथा से भरपूर है और कौशाम्बी नरेश उद्यन की कथा पर आधारित ये रूपक भास की नाट्य कला का चूड़ांत निदर्शन कर रहे हैं। यानी सबसे आकर्षक, सबसे सुप्रसिद्ध अगर कोई नाटक भास का हुआ तो उसका नाम होता है स्वप्न वासवदत्तम। अब इसकी विषय वस्तु मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। क्या होता है कि वत्स नरेश उद्यन का प्रधानमंत्री योगनरायण अपने स्वामी अर्थात राजा उद्यन के शत्रु राजा आरणी के द्वारा आवृत प्रदेश को पुनः हस्तगत करने के लिए बहुत चिंतित है कि राजा उद्यन का राज्य हड़प लिया था उनके शत्रु राजा आरणी के द्वारा। तो उस राज्य को पुनः हस्तगत अर्थात राजा
उद्यम को दिलाने के लिए उनका जो प्रधान अमात्य है प्रधानमंत्री योगेंद्र नाथ बहुत चिंतित रहता है। इसलिए वो एक योजना बनाते हैं। योजना क्या थी कि वो तत्कालीन एक प्रभावशाली शासक थे मगध नरेश, उनसे राजा उद्यन का वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता है उनकी पुत्री पद्मावती के साथ। क्योंकि राजा उद्यन का जब विवाह हुआ था वासवदत्ता के साथ, तो राजा वासवदत्ता के प्रेम में इतने डूब गए कि उनका राज शत्रुओं के द्वारा हड़प लिया गया। और इसी चिंता के कारण उनका जो प्रधान अमात्य योगेंद्र था वो चिंतित उठा और वो एक योजना बनाते हैं और उस योजना में भागीदारी करते हैं किसकी? वासवदत्ता की। वासवदत्ता अपनी सहमति दे देती है। वो योजना बनाते हैं कि एक बार राजा दुष्यंत आखेट खेलने के लिए वन जाते हैं। पीछे से लावाणक नामक गांव में आग लग जाती है, आग लगवा देते हैं और ये अफवाह फैला देते हैं कि वासवदत्ता इस अग्निकांड में जल करके भस्म हो गई और उसको बचाने के प्रयास में इनका जो प्रधानमंत्री था योगेंद्र नाथ, वो भी उस जलती आग में कूद गया और बचाने के प्रयास में मारा गया। राजा आते हैं तो इस वरदान को सुनकर बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत अधीर हो जाते हैं और अपनी प्रिय भार्या वासवदत्ता के वियोग में करुण विलाप करते हैं। इसके कारण इसमें श्रृंगार रस तो है ही है, साथ में करुण रस की धारा भी प्रस्फुटित हुई है। और सहने समय गुजरता जाता है, दूसरे विवाह की चर्चा होती है, तो मगध नरेश पद्मावती के साथ इनका विवाह करने का निर्णय लिया जाता है और ये इनका परिणित हो जाते हैं पद्मावती के साथ और उनके पिता मगध नरेश की सहायता से इनको अपना पूरा राज्य पुनः वापस मिल जाता है। इसके उपरांत जो पद्मावती को धरोहर के वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखते हैं योगेंद्र नाथ, तो वो धरोहर को लेने के लिए वापस आते हैं। धीरे धीरे सारी कथा का पराक्षेप होता है और वो इस योजना को बता देते हैं कि महाराज मेरे से गलती हुई, मैंने आपके लिए इतना झूठ बोला, लेकिन ये आपके हित में था। इसी विषय वस्तु को आधार बना करके महाकवि भास ने ये 6 अंकों का अद्भुत नाटक हम और आपके लिए सौंपा है। आशा करता हूँ कि इस नाटक बहुत अच्छा रोचक नाटक है और विचित्र है किंतु रोमांच से भरपूर है। आप पढ़ेंगे और इसमें जो शिक्षाएं दी गई हैं उनसे आप रूबरू होंगे और मैं ये आशा करता हूं आपसे उन शिक्षाओं को आप अपने जीवन में ढालेंगे, क्योंकि शिक्षा वही सार्थक है, वही शिक्षा वास्तविक होती है जिसके अनुकूल हम क्या करें, अपने जीवन में आचरण करें। इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ मैं कुमार संतोष आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण बोले।